कौन सी चीज है जो म्यूचुअल फंड को सबसे अट्रैक्टिव बनाती है? तो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट होता है, वो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है लोगों को। ये दोनों ही नए इन्वेस्टर के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे फायदे ही फायदे हैं। तो रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के क्या एडवांटेज होते हैं? पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है या कोई प्रॉपर्टी लेना चाहता है, परचेज करना चाहता है, तो उसको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या किन बातों से सावधान रहना चाहिए? कि यहाँ पर थोड़ी टेंशन ज्यादा होती है अगर मैं कंपैरिजन करूं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। तो मैं आज आपके लिए एक ऐसा मसालेदार टॉपिक लेके आया हूँ, म्यूचुअल फंड वर्सेस प्रॉपर्टी। तो मेरा नाम है प्रीतम और मेरा नाम है राहुल जैन, और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि प्रॉपर्टी वर्सेस म्यूचुअल फंड में क्या क्या चीजें हैं, कौन सी जगह पर आपको इन्वेस्टमेंट करना बेटर साबित हो सकता है। हालांकि ये बहुत डिस्प्यूटिंग है जैसा कि प्रीतम ने बताया, बट फिर भी आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो राहुल भाई, सबसे पहले हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में। ऐसी कौन सी चीज है जो म्यूचुअल फंड को सबसे अट्रैक्टिव बनाती है? देखिए, म्यूचुअल फंड को अट्रैक्टिव बनाने के लिए हालांकि अगर बात करी जाए तो मार्केट में बहुत बार बात होती है कंपाउंडिंग के बारे में। तो म्यूचुअल फंड में एक तो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट होता है, वो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है लोगों को। दूसरा क्या है, म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट मान लीजिए फंड्स होते हैं जहां पर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से अलग फंड चूज कर सकते हो। इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करके हाई रिटर्न आप ले सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं जो कि एसआईपी के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो पहले अगर मैं बात करूं तो एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपको किस डायरेक्शन में, किस गोल के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। हालांकि बहुत सारे लोग यहाँ पर अच्छा पैसा बना रहे हैं एंड कंपाउंडिंग की वजह से उनका पैसा ईयर ऑन ईयर मल्टीप्लाई भी हो रहा है, राइट। दूसरी चीज यहाँ पर आपको समझना है कि म्यूचुअल फंड जो है वो आप कंट्रोल नहीं कर रहे हो, आपके बिहाफ पे जो फंड मैनेजर है वो फंड मैनेजर उसको मैनेज करता है, और उसके बिहाफ पे मतलब कि जो जो कंपनी में पैसा लगाना है उनके बिहाफ पे, आपके बिहाफ पे वो पैसा मार्केट में लगा रहा है। तो उसको पता है एक्चुअल में कि कहाँ से रिटर्न लेकर आनी है, कहाँ से रिटर्न नहीं लेकर आनी है। तो ये चीज जो है कहीं ना कहीं आप इन्वेस्टर को अट्रैक्टिव बनाती है, अट्रैक्ट करती है कहीं ना कहीं। बट यहाँ पर आपको समझना है कि म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है कि आप आंख बंद करके पैसा लगाना शुरू कर दो। आपको उसके लिए रिसर्च भी करनी पड़ेगी, आपको उसके लिए अंडरस्टैंडिंग भी देखनी पड़ेगी कि मैं कितने बजट से स्टार्ट करूं, कितना बजट मेरे लिए ठीक रहेगा, इवन मेरे गोल्स क्या है जो मैं अचीव करना चाहता हूँ। प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं जो कि एसआईपी में या म्यूचुअल फंड जिसे हम बोल सकते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पर आप लोगों को अट्रैक्टिव बनाती है। ये स्कीम काफी अट्रैक्टिव लोगों को दिखती है। ये बात बिल्कुल सही बोली आपने। डाइवर्सिफिकेशन और प्रोफेशनल मैनेजमेंट, ये दोनों ही नए इन्वेस्टर के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो क्यों ना ड्रॉबैक के बारे में भी बात कर लीजिए। देखिए, ड्रॉबैक की अगर मैं बात करूं तो म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे फायदे ही फायदे हैं। अगर मैं इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर उसके हाथ में कोई कंट्रोल नहीं होता। जो भी वो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है म्यूचुअल फंड में, वो फंड मैनेजर के द्वारा आगे इन्वेस्ट किया जाता है, तो कोई उसका कंट्रोल नहीं होता जो इन्वेस्टर एक्चुअल में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा है। पहला तो ड्रॉबैक ये हो गया। दूसरी चीज ये है कि मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, तो अप एंड डाउन आते रहते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आज आप इन्वेस्ट कर रहे हो और कल आपको फायदा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपकी मार्केट नीचे भी जा सकती है, डाउन भी जा सकती है, और आपको प्रॉफिट भी बना के दे सकती है वही मार्केट। तो म्यूचुअल फंड के अंदर जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको कई चीजों का ध्यान रखना है, राइट। दूसरा, आपने ड्रॉबैक की बात करी तो मैं एक और चीज इसमें ऐड करता हूँ कि ड्रॉबैक में यहाँ पर आपको समझना है कि जो इन्वेस्टर है वो किसी ना किसी पर्टिकुलर गोल्स को लेके अपनी प्लानिंग कर रहा है। अब कहीं ना कहीं उसको अर्जेंसी आ गई, फंड्स की रिक्वायरमेंट आ गई, तो वो क्या करेगा, अपने जो म्यूचुअल फंड से या एसआईपी इन्वेस्टमेंट जो कर रहा है वो वहां से उसको विड्रॉ करेगा और अपने फंड्स को यूज कर लेगा, क्योंकि इसमें लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है। लिक्विडिटी होने की वजह से वो अपने पैसे को, अपने गोल्स को कहीं ना कहीं ब्रेक कर लेता है। और यही कहीं ना कहीं जो 2-3 पॉइंट्स मैंने आपको डिस्कस किए, वही कहीं ना कहीं इस म्यूचुअल फंड के ड्रॉबैक्स में आते हैं। राइट। तो आपको समझना है कि ड्रॉबैक्स भी हैं, हर चीज के फायदा भी होता है, हर चीज का नुकसान भी होता है, राइट। तो आपको फायदा और नुकसान दोनों समझ के इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। काफी अच्छा टूल है, लोग इसके अंदर अच्छा पैसा बना रहे हैं, तो आप भी इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ड्रॉबैक और आपके जो फायदे हैं, नुकसान है, वो दोनों चीजों के।
राइट। बट अगर आप में से बहुत सारे लोग जो SIP इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको रिटर्न बन रही है, तो आप कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए फायदेमंद का सौदा है या फिर आपको नुकसान हो रहा है, राइट। तो मैं जैसे कि प्रीतम बात कर रहा था आपसे कि यहाँ पर फायदा नुकसान दोनों होता है, तो आपको क्या लगता है इसके बारे में? इसके बारे में यही कि जैसे आप पहले भी इस बारे में बता चुके हैं कि मार्केट में इन्वेस्टमेंट से पहले अपने को मार्केट की पूरी नॉलेज होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। क्योंकि बिना आधी अधूरी नॉलेज के हम अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हो सकता है कहीं ना कहीं हमारा लॉस भी हो सकता है। राइट राइट राइट। आप कौन सा फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, किस पर्टिकुलर गोल से करना चाहते हैं, कितने हॉरिजन पे करना चाहते हैं, कितना लॉन्ग ड्यूरेशन या शॉर्ट ड्यूरेशन पे करना चाहते हैं, वो सारी चीज देखी जाती है, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, राइट। तो इसी चीज को लेकर आप म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। ग्रेट राहुल भाई, तो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट पे बात करते हैं। तो रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के क्या एडवांटेज होते हैं? देखिए, रियल एस्टेट में अगर बात करी जाए इन्वेस्टमेंट की, तो सबसे मेन चीज तो ये है कि आज नहीं, काफी पुराने समय से चलता आ रहा है, देखा जा रहा है कि रियल एस्टेट में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उनको काफी अच्छा प्रॉफिट बनता है। मतलब अभी से नहीं, काफी पुराना लोगों की सोच है कि काफी फायदेमंद सौदा है अगर रियल एस्टेट में जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इसके अलावा मैं बात करूं, यहाँ पर जो लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या कर रहे हैं, ठीक है, सो यहाँ पर उन लोगों को एक प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन मिलता है। मतलब कि वो ईयर ऑन ईयर, डे बाय डे वो इंक्रीज होती रहती है, क्योंकि उसका बेनिफिट उनको लॉन्ग टर्म पे मिलता है कि जब भी वो प्रॉपर्टी, आज मान लीजिए किसी ने 1 रुपए की प्रॉपर्टी खरीद ली है या लेट्स से 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद ली है, तो वो एक टाइम के बाद वो 1 10 की भी होगी, 1 20 की भी होगी, और हो सकता है 2 करोड़ भी हो जाए। तो वहां पर एक तो उनको प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन मिल जाता है। कुछ लोग एज एन सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम के लिए भी प्रॉपर्टी को परचेज करते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेट्स से जिसके पास स्पेयर पैसा है, उनको लगता है कि मैं एक प्रॉपर्टी ले लूं जिससे मेरे को रेंटल इनकम आनी शुरू हो जाए, तो उस पर्पस को भी देखते हुए लोग यहाँ पर रेंटल इनकम बनाने के लिए भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो हालांकि ये देखा जाता है कि यहाँ पर थोड़ी टेंशन ज्यादा होती है अगर मैं कंपैरिजन करूँ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से, राइट। क्योंकि यहाँ पर आपको रेंटल इनकम के लिए एक रेंट के लिए पर्सन ढूंढना पड़ेगा, किसी फैमिली को देखना पड़ेगा, फिर उसमें वियर एंड टियर है, कल को कोई चीज खराब हो जाती है, कल को कोई भी प्रॉब्लम होती है प्रॉपर्टी के साथ, तो उसको मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, राइट। फिर कल को एग्जाम्पल रेंटल पे आपने बंदा रखा और वो भाग गया, तो आपको उसके भी एक टेंशन रहती है। बट म्यूचुअल फंड में वो सब चीजों का टेंशन नहीं है, वो इजी मैनेजेबल थिंग है, राइट। आप अपने सिस्टम से, अपने कंप्यूटर से घर बैठ के उसको मैनेज कर सकते हो। बट प्रॉपर्टी के अंदर वही पेपर वर्क बहुत ज्यादा आ जाता है, सारी चीजें करनी है, फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा आ जाती है। बट म्यूचुअल फंड में वो सब चीजों की टेंशन नहीं होती, क्योंकि उसमें फंड मैनेजर्स वगैरह होते फंड हैं, मैनेजर्स होते हैं। प्रॉपर्टी में देखा जाए तो एक तरीके से टेक केयर करने के लिए कोई बंदा रखना पड़ेगा, प्रॉपर्टी डैमेज ना हो जाए, तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है। बिल्कुल। तो यहाँ पर जो मैं बात कर रहा था प्रॉपर्टी के एडवांटेजेस की, तो एप्रिसिएशन है, रेंटल इनकम है, लाइक बहुत सारे लोग पुराने टाइम से प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते आ रहे हैं, जिससे कि उनको एप्रिसिएशन मिल रहा है प्रॉपर्टी के अंदर। बट बीच में कुछ ऐसा समय भी आया था जहाँ पर प्रॉपर्टी के रेट्स ब्लॉक हो गए थे, जिसको हम बोल सकते हैं डाउन हो गए थे, बोल सकते हो, या फिर वो बढ़ ही नहीं रहे थे, इंक्रीज नहीं हो रहे थे। बट ऐसा मैं ये नहीं बोलूंगा कि लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं प्रॉपर्टी में भी। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट भी एक अच्छा टूल है, लेकिन उन लोगों के लिए जिसके पास स्पेयर पैसा है, अगर वो चाहें तो अपने उस फंड्स को दूसरी जगह म्यूचुअल फंड वगैरह में भी इन्वेस्टमेंट करके प्लान कर सकते हैं। मतलब हर पर्सन का अलग अलग पर्सपेक्टिव है कि किसको क्या सूट करता है, किसके लिए क्या बेटर सॉल्यूशन है। तो ये मैंने, जैसा कि आपने पहले बताया इस वीडियो के अंदर, कि ये बहुत डिस्प्यूटिंग मैटर है, इसके अंदर यहाँ पर बहुत कंट्रोवर्सी होती है बेसिकली, कि लोग कहते हैं कि ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा है, राइट। तो दोनों में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। तो यही है प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के एडवांटेज जो मैंने आपको बताया। मींस कि प्रॉपर्टी में देखा जाए तो फंडे कुछ ज्यादा ही होते हैं, एंड म्यूचुअल फंड में इतना कुछ नहीं होता है, राइट, मतलब होता नहीं है, राइट। ओके राहुल भाई, आपकी बातों से मुझे इतना तो पता चला कि रियल एस्टेट प्रॉफिटेबल तो है, लेकिन उसमें चैलेंजेस भी बहुत है। हाँ, चैलेंजेस तो है भाई उसके अंदर। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि अगर कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है या कोई प्रॉपर्टी लेना चाहता है, परचेज करना चाहता है, तो उसको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या किन बातों से सावधान रहना चाहिए? देखिए, अगर प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हो, तो जैसे मैं ऑलरेडी पहले बात करी
तो यहाँ पर आपको समझना है कि प्रॉपर्टी लेने से पहले आपके पास एक अच्छा खासा लमसम अमाउंट होना चाहिए, एक कॉर्पस होना चाहिए। लेट्स से 1 करोड़ की प्रॉपर्टी लेने जाते हो तो ऐसा तो नहीं है ना 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी आज खरीद लो, है ना? राइट। तो आपको 1 करोड़ की प्रॉपर्टी के लिए 1 करोड़ आपके पास पड़ा होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए। बिल्कुल। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट मांगता है प्रॉपर्टी के लिए, अगर किसी को भी प्रॉपर्टी बाय करनी है। दूसरी चीज यहाँ पर आपके लिए बहुत अपेलिंग मैं बोलूंगा यहाँ पर, कि यहाँ पर आपको मेंटेनेंस के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, आपको टेक केयर रखना पड़ेगा, आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी टैक्स, इंश्योरेंस, बहुत सारी चीजें हैं जो कि बहुत ध्यान रखनी पड़ती है प्रॉपर्टी, जो कि प्रॉपर लोग मेंटेन भी नहीं कर पाते, प्रॉपर मेंटेन भी नहीं कर पाते इन सब चीजों को, राइट? तो बहुत दिक्कत होती है कई बार लोगों को प्रॉपर्टी लेने के बाद उसको मेंटेन करने में। और हाँ, सबसे मेन पॉइंट जो कि आपको समझना है कि प्रॉपर्टी और म्यूचुअल फंड में अगर बात करी जाए तो प्रॉपर्टी जो है वो कम लिक्विडिटी होती है उस केस में, और म्यूचुअल फंड में लिक्विडिटी ज्यादा होती है। लेट्स से एग्जांपल, आपको अगर एक प्रॉपर्टी आपने ले ली 1 करोड़ की और आपको 10 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि आप अपनी प्रॉपर्टी में से किचन अलग कर दोगे कि जी मैं किचन बेच रहा हूँ या मैं अपना एक रूम बेच रहा हूँ। कोई बोलता है कि हम जी मेरा छज्जा काट के ले जाओ, छज्जा ले जाओ। तो ऐसा नहीं पॉसिबल नहीं है, ठीक है? बट यहाँ पर अगर जो लोग म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनको अगर 1 करोड़ का कॉर्पस है या 10 लाख का कॉर्पस है, उसमें से 5 लाख रुपए चाहिए, तो वो इजीली उसको विड्रॉ कर सकता है, रिडीम कर सकता है। ऐसा भी होता है। यस यस यस। तो प्रॉपर्टी के अंदर वो पॉसिबिलिटी मुश्किल होती है। इवन कुछ लोगों को कई बार प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं लेकिन उनको फेवरेबल प्राइस भी नहीं मिलता, राइट? तो वो नुकसान में बेचते हैं उस प्रॉपर्टी को क्योंकि उनको पैसा जल्दी चाहिए, तो उसकी वजह से वो मान लो 1 करोड़ रुपए की चीज को 80 लाख रुपए में, 70 लाख रुपए में बेच देते हैं। तो पैसा एक ऐसी चीज है जो कि लिक्विडिटी इजी होने की वजह से आप अपनी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल भी कर सकते हैं। तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था इस वीडियो में कि म्यूचुअल फंड के भी मेरिट डीमेरिट है, ठीक है? प्रॉपर्टी के भी मेरिट डीमेरिट है, राइट? तो बहुत डिस्प्यूटिंग टॉपिक है ये बहुत सारे लोगों के लिए। कई बार उनको लगता है कि यार मेरे को ये इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ये मेरे लिए बेटर होगी। कुछ लोग प्रॉपर्टी में करते हैं, कुछ लोग म्यूचुअल फंड में करते हैं। तो यही चीज है। तो मीन्स आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर किसी को, जैसे सपोज किसी की 1 लाख की प्रॉपर्टी है, तो अगर उसको 20 लाख की जरूरत है तो उसे पूरी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ती है उसके लिए, राइट? तो अगर म्यूचुअल फंड में ये चीज नहीं होती तो म्यूचुअल फंड में सपोज कि किसी को अगर 20 लाख की जरूरत है, 1 करोड़ रुपए उसके म्यूचुअल फंड में पड़े हुए, तो 20 लाख की जरूरत है, 20 लाख रुपए निकाल सकता है अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, राइट? वो रिडीम कर सकता है वो पैसा। राहुल भाई, म्यूचुअल फंड के बारे में बहुत ही अच्छा बेनिफिट बताया आपने। तो म्यूचुअल फंड के बारे में और जानने के लिए मैं ये जानना चाह रहा था कि म्यूचुअल फंड में काफी टाइप्स वगैरह भी होते हैं, तो उन टाइप्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, म्यूचुअल फंड में बहुत सारे टाइप्स होते हैं जैसे आपने बताया, बट मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, कुछ टाइप्स के बारे में बात करूंगा। जैसे सबसे मेन होता है इक्विटी मार्केट, जो म्यूचुअल फंड में लोग ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इक्विटी मार्केट बेसिकली जो आपका पैसा है वो पूरा का पूरा डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में लगता है और उसके बेसिस पे आपको वहाँ पर प्रॉफिट बनता है, राइट? दूसरा यहाँ पर बात करेंगे डेट के अंदर, जो डेट फंड होते हैं। तो डेट फंड बेसिकली आपका कहीं ना कहीं जो बॉन्ड्स होते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, सिक्योरिटीज हैं, उसके अंदर आपका पैसा लगता है, जहाँ पर इक्विटी मार्केट के कंपैरिजन में आपको पैसा कम बनता है, मतलब कि रिटर्न कम मिलती है, में भी शायद कम भी होता है। हाँ, राइट, रिस्क भी आपको कम होता है। एंड अगर मैं बात करूं इसके अलावा जो फंड्स हैं, हाइब्रिड फंड आते हैं। हाइब्रिड फंड थोड़ा सा इक्विटी और थोड़ा सा डेट फंड के अंदर मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट होती है। तो हाइब्रिड फंड भी होते हैं जहां पर लोग इन्वेस्टमेंट करके अच्छा खासा प्रॉफिट बनाते हैं, जो कहीं ना कहीं बैलेंस फंड के नाम से भी हम समझते हैं। तो यहाँ पर फंड्स तो काफी सारे हैं, किसी तरीके के अलग अलग तरीके से फंड्स हैं, बट यहाँ पर आपको समझना है कि ये जो टाइप है, आप अपने गोल्स के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन फंड को चूज करके अपने रिटर्न को बना सकते हैं, ये चीज रहती है। अरे बहुत ही बढ़िया राहुल भाई। तो अगर हम रियल स्टेट पे आते हैं तो उसमें भी मैंने सुना है कि काफी सारे टाइप्स होते हैं, तो उनके बारे में भी थोड़ा बता दीजिए। देखिए, अगर आप रियल इस्टेट के टाइप्स की बात करते हो तो मैं आपको 3 मेजर जो टाइप्स हैं वो बात करूंगा जिसमें लोग ज्यादातर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो सबसे पहले आता है यहाँ पर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, जो लोग फ्लैट्स वगैरह खरीदते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, रेंटल प्रॉपर्टीज के लिए, राइट? तो यहाँ पर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर सबसे मेजरली इन्वेस्टमेंट करते हैं जो लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके रेंटल इनकम को कमाना चाहते हैं। दूसरे टाइप की बात करूँ तो यहाँ पर कमर्शियल प्रॉपर्टी आ जाती है, जैसे कि शॉप्स वगैरह हो गई, लोग गोडाउन्स वगैरह खरीद लेते हैं, इवन शोरूम वगैरह खरीदना होता है या बनाना होता है तो फिर वो खरीद लेते हैं। तो यहाँ पर कमर्शियल प्रॉपर्टीज पे भी बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं,
जिससे कि वो अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सके या वो उसको रेंट आउट करके उसका प्रॉफिट भी जनरेट कर सके। तीसरा यहाँ पर बात करते हैं इंडस्ट्रियल टाइप की, जो बहुत बड़े बड़े जिनको फैक्ट्रीज ओपन करनी है, जिनको इंडस्ट्री ओपन करनी है, राइट, जिनको मतलब एकर्स में लैंड चाहिए होती है, तो इंडस्ट्री टाइप के भी यहाँ पर होती हैं, जो लोग इन्वेस्टमेंट करके या तो पैसा बनाते हैं, बिजनेस करते हैं, या फिर उसको रेंट आउट करते हैं। तो मेजरली यहाँ पर 3 प्रॉपर्टी टाइप की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पर आप अपने इन्वेस्टमेंट करके आप यहाँ पर बिजनेस बना सकते हो, प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो प्रॉपर्टी के थ्रू। तो राहुल भाई, जहाँ तक मुझे समझ आया, दोनों ही इन्वेस्टमेंट में अच्छी वेराइटीज हैं। तो अगर कोई म्यूचुअल फंड में या प्रॉपर्टी में अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो उनको कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की, अगर कोई प्रॉपर्टी में करना चाहता है तो ऑब्वियसली उसके पास प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कैपिटल होनी चाहिए। उसको देखना चाहिए कि मैं लॉन्ग टर्म में कितना प्रॉफिट बना सकता हूँ, जैसे कि प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन होती है, राइट। दूसरा, यहाँ पर अगर वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रहा है रेंटल पर्पस के लिए, तो वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकता है और उस हिसाब से उसकी अगर मतलब मैनेजमेंट करने की, उसको पूरा प्रॉपर मैनेज करने की, प्रॉपर्टी को मैनेज करने की उसके पास क्षमता है, ठीक है, या उसके पास स्किल है, तो उसको जाना चाहिए। अदरवाइज कोई पर्सन है जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहा है दूसरी तरफ, तो वहां पर उसको ये समझना है कि वहां पर जो मार्केट है उसके उतार चढ़ाव भी हैं, उसका रिस्क भी हो सकता है। दूसरा, म्यूचुअल फंड के अंदर लिक्विडिटी ज्यादा मिल जाती है, जैसा कि लोग जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में लिक्विडिटी अच्छी है। यहाँ पर अलग अलग फंड मिल जाते हैं, अपने पूरे पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकता है, जहाँ पर वो अच्छी रिटर्न बना सकता है लॉन्ग टर्म में। तो दोनों चीजों का अपना अपना पर्सपेक्टिव है। जैसा कि लोगों को लगता है कि भाई मुझे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए, जिसके पास कैपिटल है वो प्रॉपर्टी में करे। अदरवाइज जो लोग छोटे इन्वेस्टमेंट से शुरू करना चाहते हैं, या जो प्रॉपर्टी के इन्वेस्टमेंट पे नहीं जा सकते हैं, जिनके पास कैपिटल नहीं है, तो वो म्यूचुअल फंड से स्टार्ट करके अपना पैसा बना सकते हैं। तो दोनों के अपने फायदे और नुकसान है, जैसा कि इस वीडियो में हमने बात करी। तो अगर दोस्तों आपको अगर समझ आया कि प्रॉपर्टी ज्यादा अच्छा है या म्यूचुअल फंड ज्यादा अच्छा है, तो एक बार कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि प्रॉपर्टी ज्यादा बेटर है या म्यूचुअल फंड ज्यादा बेटर है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक करें, और अगर आप में से कुछ लोग जो हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर 1-to-1 डिस्कस करना चाहते हैं कि कैसे आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो म्यूचुअल फंड के अंदर, अपने गोल्स को पूरा कर सकते हो, तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मिल जाएगी, जाके चेकआउट कीजिए और जाके अपना फ्री अकाउंट भी ओपन करा सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि और भी लोगों को प्रॉपर्टी वर्सेस म्यूचुअल फंड के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, बी सेफ, बी इन्वेस्टिंग।